Hello students, welcome you all to our channel that was EduVentures Learning. Here in the grand platform of YouTube, we are trying to share our knowledge and videos with you people so that we can make the studies a little effortless and a good way to learn. We were here discussing about the chapter that is conservation of natural resources, that is included in the NCERT books prescribed for standard 10 specially. The chapters which are going to come for your upcoming exam of boards in the coming year, of course, we were trying to cover all of the portion and give the videos to you so that you can watch these videos and get the benefit of it. So today we are going to discuss about the topic in the chapter, of course, natural resources, that is forest and its conservation. Starting with, forests are one of the most important natural renewable resources which is mainly composed of trees, shrubs और any other woody vegetation. So forest एक ऐसा place है which is natural renewable resources और इसमें सभी तरह की trees होती हैं, सारे woody vegetations होते हैं including trees, shrubs and woody vegetation of course. मतलब सारी तरह की trees, shrubs, हर्ब्स, इन सारी चीज़ें होती हैं फॉरेस्ट के अंदर. अबाउट 1/3 ऑफ टोटल लैंड इज़ अंडर फॉरेस्ट कवर. एज यू नो, अर्थ इज़ अ ब्लू प्लानट. लाइक हमारे अर्थ में बहुत बड़ा कंपोजिशन जो है वो वाटर का है. बहुत सारे क्वालिटीज़ ऑफ वाटर हैं. कहीं सलाइन वाटर है, कहीं सॉल्टी वाटर है, कहीं पे स्वीट वाटर है, बट वाटर ऑल अराउंड है. तो जितना बचा कुचा एरिया है जिसमें लैंड है, उसमें भी 1/3 एरिया ऐसा है जो कि फॉरेस्ट से कवर्ड है, बहुत सारे ट्रीज से कवर्ड है. दे आर द स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फॉरेस्ट को हम लोग स्टोर हाउस बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी का. ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे तरीके के लोग हैं, बहुत सारे तरीके के क्रीचर्स हैं जिनको पनाह मिलती है, घर मिलती है, जैसे कि बैक्टीरियाज, फंगाई, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स. इन सभी लोगों के लिए घर का काम करती है फॉरेस्ट एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू मैनकाइंड. साथ ही साथ मैनकाइंड के लिए भी, ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी ये जो ट्रीज एंड हर्ब्स हैं ये बहुत सारे तरीके के हेल्प में आती हैं. एज यू नो, हमारे जो मेडिसिन्स हैं, हमारे फर्नीचर्स हैं, हमारे घर में और भी चीज़ें हैं बहुत सारी इस तरह की जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलती है, राइट. तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारे घर में जो हम डायरेक्टली जानते हैं कि हमें ट्रीज़ के वजह से ही मिली है. जैसे कि फर्नीचर, पेपर विच वी यूज़ वाइल स्टडीइंग एंड राइटिंग एनीथिंग, पेपर हमें ट्रीज़ से मिलती है. मेडिसिन्स हमें ट्रीज़ से मिलती है. हमारी फूडिंग हमें ट्रीज़ से मिलती है. ओके, इन द पिक्चर बिलो यू कैन सी, यहाँ पे बहुत सारे तरीके की चीज़ हैं जो कि हमें फॉरेस्ट में मिलती हैं. इस तरह की जो आप प्लांट के ऊपर उनके जो ट्रंक होते हैं उसमें अगर आप देखो इस तरह की शील्स आती हैं जो कि बैक्टीरियाज होते हैं इसमें बहुत सारे. इंसेक्ट्स के लिए घर है. इस तरह के जो मॉस आ जाते हैं, फंगाई या फिर प्रोटोजोन्स जो भी हैं, ये हैं. देन बर्ड्स हैं. मशरूम्स आपने देखा होगा, ट्रीज, ओल्ड ट्रीज के ऊपर मशरूम्स आते हुए. फ्लावर्स हैं. ठीक है, ये सारे लोग जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें फॉरेस्ट में ईजीली अवेलेबल मिल जाती हैं. नाउ इफ ट्रीज आर कट एट द रेट विच एक्सीड्स देयर रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट, इट डिस्टर्ब्स द एनवायरनमेंट. तो ट्रीज़ को अननेसेसरीली कट करना या फिर यूज़ के लिए भी ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कट करना हमारे नेचर को डिस्टर्ब कर सकता है, इवन कर रहा है. इट मे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स. अगर इसी तरह से प्लांट का कटिंग डाउन चलता रहा, ट्रीज़ काट काट कर बैरन छोड़ दिया गया लैंड्स को, तो फिर फॉरेस्ट को डेजर्ट बनने में समय नहीं लगेगा. In the ancient times, many parts of the earth had lush green forest. पुराने ज़माने में, एंशियंट टाइम्स में, अर्थ का ऐसा बहुत सारा एरियाज था जो वहाँ पे
लश ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे, पर आज के टाइम पे वहाँ पे गिनती के पेड़ रह गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने बीइंग ह्यूमन बीइंग हमने सारे ट्रीज़ को अपने मतलब के लिए, अपने यूज़ के लिए कट डाउन कर दिया है. In order to meet the requirements of increasing population, the trees have been cut senselessly. मतलब अपने यूज़ के लिए, हमारे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के डिमांड्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए ट्रीज़ को सेंसलेसली काटा जा रहा है, बिना सोचे समझे. ट्रीज़ आर गेटिंग जस्ट कट डाउन. ट्रीज़ प्रोवाइड वुड फॉर फ्यूल. ट्रीज़ हमें वुड प्रोवाइड करती है फ्यूल के लिए, फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग हाउसेस के लिए. इतने सारे यूजेस हैं ट्रीज़ के, बट देन हम लोग समझते नहीं हैं उस चीज़ को बेनिफिशियल वे में लेने से ज़्यादा हम उसे वेस्ट कर देते हैं. फॉरेस्ट हैव ऑल्सो बीन कट टू क्लियर लैंड फॉर कल्टिवेशन एंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस. बहुत से लोग क्या करते हैं, जंगलों को काट कर, पेड़ों को काट कर वहाँ पे क्लियर लैंड बना देते हैं, एकदम साफ ज़मीन बना देते हैं, ताकि उसमें खेती बाड़ी की जा सके या फिर घर बनाए जा सके. जंगलों को काट कर घर बनाए जा रहे हैं, मॉल्स बनाए जा रहे हैं, शॉप्स खोले जा रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, विच इज़ बैड फॉर अस. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो, इन अ ह्यूज मैनर यहाँ पे ट्रीज़ को काट करके रखा गया है. अगर इतने ट्रीज़ रेगुलरली कट डाउन हो रहे हैं और उनको प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं मिल रही है, लाइक फिर से उस जगह पे ट्रीज़ नहीं लगाई जा रही है, तो इन द अपकमिंग ईयर्स हमारे पास ट्रीज़ कट करने के लिए भी ट्रीज़ नहीं होंगे. ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोग ट्रीज़ को इतने ह्यूज क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं, तो इन रिटर्न वहाँ पे फिर से ट्रीज़ प्लांट ज़रूर की जाए. Many industries such as paper industry, match industry depend upon forest wood. जो मैच स्टिक्स आती हैं हमारे घर में, नॉर्मली मैचेस जो आती है, या फिर जो पेपर इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके लिए तो वुड, फॉरेस्ट, ये सब मतलब इनका रॉ मटेरियल है. अगर ये ना होगी तो शायद ये कंपनीज चलेंगी ही नहीं. फॉरेस्ट प्ले अ मेजर रोल इन सॉइल कंजर्वेशन एंड इन मेंटेनिंग वाटर साइकिल इन नेचर. फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा, एक मेजर रोल प्ले करती हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए और वाटर साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए नेचर में. क्यों सॉइल कंजर्वेशन? बिकॉज ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को टाइटली पैक्ड पकड़ कर रखते हैं, जिसकी वजह से उसके जो ह्यूमस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बने रहते हैं. और वाटर साइकिल में हेल्प करती हैं, क्योंकि इट इज़ ऑल डिपेंडेंट. हमारा जो बायोटिक फैक्टर्स है नेचर का, वो सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं. Roots of trees keep the topsoil bound and prevent it from being washed away through water erosion as well as through wind erosion. जो trees के roots होते हैं वो टॉप सॉइल को बहुत टाइटली बाउंडली पैक करके रखती हैं, बिकॉज ऑफ विच जितने भी सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं टॉप लेयर के, वो वॉश्ड अवे नहीं होते हैं, बह कर नहीं जाते हैं सॉइल इरोजन की वजह से, वाटर इरोजन की वजह से, या फिर विंड इरोजन की वजह से. फॉरेस्ट आर ऑल्सो नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. फॉरेस्ट बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट्स के लिए, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के लिए घर हैं, उनका हैबिटेट है. ट्रीज गिव ऑन लार्ज अमाउंट्स of water by the process of transpiration. This helps in formation of rain clouds and bringing fresh water to the earth. Trees जो हैं large amount of water देती है हमें through the process of transpiration. ये हमें बहुत हेल्प करती है रेन फॉर्मेशन में, क्लाउड्स के फॉर्मेशन में और ब्रिंगिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ के काम में. फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स. एज आई सेड, ट्रीज बहुत सारे चाहिए होते हैं हमें, बिकॉज ट्रीज में ही एक ऐसी क्वालिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें ऑक्सीजन दे सकती हैं through the process of photosynthesis. They also play important role in regulating the earth's temperature. अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स हीट भी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी. हमारे पास इतना हीट अब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी नहीं है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, लेवल ज़्यादा हो गया इसका हमारे एटमॉस्फेयर में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर अस. तो ट्रीज़ हमें इससे भी हेल्प करती है. फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज सेवियर फ्रॉम वेरियस सोलर रेडिएशंस.
ऐसी बहुत सारी सूरज की किरणें होती हैं जिसमें कुछ ऐसे रेडिएशंस हैं जो हमारे लिए बहुत बुरी हैं। तो फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ होते हैं वो हमें बहुत हेल्प करते हैं एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में जिसकी वजह से वो रेडिएशंस हमें डायरेक्टली हार्म नहीं करती है। फॉरेस्ट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री। फॉरेस्ट हमें जो ट्रीज़ हैं वो पेपर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, 1 tree is equals to 12,000 papers. So if you are wasting the papers from your school notebooks or from any other sources, that means you are wasting a tree, राइट अगर आप ज़्यादा पेजेस वेस्ट करते हो या इवन पेजेस वेस्ट करते हो, दैट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग टू डू. वी स्पेंड मनी, योर पेरेंट्स स्पेंड मनी ऑन बाइंग दोज पेपर्स, those copies, so just don't waste the pages. Use everything very nicely and very wisely. Forests have various protective functions like prevention of drought. फॉरेस्ट में बहुत सारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस होते हैं, जैसे कि वो सूखा पड़ने से, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना, जहाँ पे बारिश नहीं आती है बहुत बहुत समय तक, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ग्राउंड लेवल वाटर ख़त्म हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉट. प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड, पेड़ों के बहुत ज़्यादा हवा अगर बहुत तेज़ चल रही हो तो पेड़ों से टकरा के थोड़ी धीमी हो जाती है. कोल्ड, नॉइज़ रेडिएशंस, अगर कहीं पे खुला जगह पे आप जाओ तो वहाँ पे साउंड की जितनी इको होती है उससे कई कम होती है जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं. एंड इवन कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में भी हमें फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर. फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट है किस लिए? टिम्बर के प्रोडक्शन के लिए, बैम्बूज के लिए, फूड के लिए, वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स लाइक रेजन्स, अल्कलॉइड्स, एसेंशियल ऑयल्स, लेटेक्स एंड वेरियस फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स. फॉरेस्ट में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जनरेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और ये सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. फार्माक्यूटिकल्स का मतलब होता है मेडिसिन्स प्रोडक्ट, ठीक है, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को हम लोग बोलते हैं फार्माक्यूटिकल प्रोडक्ट्स. फॉरेस्ट रेगुलेट अमाउंट ऑफ CO2 and O2, वाटर, मिनरल्स, रेडिएंट एनर्जी, ड्रॉट्स, वेरियस जियोकेमिकल साइकिल्स, एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर कंडीशंस, एंड दस इंक्रीज एनवायरमेंटल वैल्यू ऑफ द एरिया. जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो हमें हेल्प करती हैं रेगुलेट करने में द अमाउंट ऑफ CO2 and O2, ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल, रेडिएंट एनर्जी, ड्रॉट्स, वेरियस जियोकेमिकल साइकिल्स. जियोकेमिकल साइकिल्स हमने क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ा था इसके बारे में. दोज वर नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ये सब हमने जियोकेमिकल साइकिल्स के अंदर पढ़ा है. एटमॉस्फेरिक एंड टेम्परेचर कंडीशंस एंड दस इंक्रीज एनवायरमेंटल वैल्यूज़ ऑफ द एरिया. अगर हमारे पास ज़्यादा ट्रीज़ हैं किसी एरिया में, दैट मीन्स उस एरिया में बहुत क्लीन सराउंडिंग है, बहुत अच्छी प्लेस है वो, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है और हमारे लिए वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना भी अच्छा है. तो जहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा हैं, फॉरेस्ट ज़्यादा हैं, वो ऑटोमेटिकली उस एरिया का एनवायरमेंटल वैल्यू इंक्रीज कर देती हैं. Forests help in reducing atmospheric pollution by checking SPM. Destruction of forest for human needs disturb the ecological balance. सिर्फ ह्यूमन नीड्स के लिए फॉरेस्ट को बर्बाद करना पूरा का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस को बिगाड़ देती है. Various causes which are leading of cutting of more and more trees or deforestation are. कुछ ऐसे वजह जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रीज़ काटे जा रहे हैं और जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बड़े बड़े जंगल्स को काट कर, उनके पेड़ों को काट कर उसे डिफॉरेस्ट कर देना, मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट अब रहा ही ना हो, बैरन लैंड कर देना, उसे हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. इसका एक और वर्ड है, इसका नहीं, एक और वर्ड है जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है, अफॉरेस्टेशन. मतलब ऐसे प्लेसेस जिस प्लेस को हमने पहले डिफॉरेस्टेशन कर दिया था, जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं थे, वहाँ पे फिर से बाय ह्यूमन बीइंग्स जा कर के वहाँ पे फिर से पेड़ों को लगाना, फिर से उन्हें उतना ही टेक केयर देना, उसको हम लोग बोलते हैं अफॉरेस्टेशन. एक्सप्लोजन ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन हो जाना.
लीडिंग टू इंक्रीज डिमांड ऑफ टिम्बर, फ्यूल, पेपर, वुड एंड एक्सेट्रा। अब ऑफकोर्स सी बात है कि लोग बढ़ेंगे तो उनके डिमांड्स बढ़ेंगे, और उनके डिमांड्स फुलफिल करने के लिए अर्थ पे सिर्फ ट्रीज ही तो हैं। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना बहुत ज़्यादा तबाही देती है। रिसेंटली हमने अमेज़ॉन फॉरेस्ट फायर के बारे में सुना था, जिसमें बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रीज जो थे वो जल गए थे, और ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे बहुत कम हो गया था। इवन कहा जाता है कि जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है वो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन में ऐसा एक फॉरेस्ट है जो कि 3% ऑफ टोटल नीड ऑफ ह्यूमन ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो वहाँ पे फॉरेस्ट में आग लगना वॉज वेरी डेंजरस। ओवर ग्रेजिंग, लोग क्या करते हैं, अपने एनिमल्स को, पेट्स को, सबको छोड़ देते हैं ऐसे ही खुले में, लाइक शीप हो, गोट हो, काव हो, बफेलोज हो, उनको छोड़ दिया जाता है ऐसे जंगल्स में, और फिर वो लोग दिन भर चरते हैं, लाइक दिन भर खाना खाते हैं और फिर रिटर्न आ जाते हैं। तो ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होती है। फॉरेस्ट स्टॉर्म्स, फ्रॉस्ट एंड हीट ऑल्सो लीड टू डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट स्टॉर्म्स मतलब फॉरेस्ट में आंधी तूफान आना, फ्रॉस्ट एंड हीट मतलब बर्फ जम जाना या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, ये सब भी डिफॉरेस्टेशन की वजह होते हैं। सम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड ट्रीज बाई ईटिंग अप लीव्स एंड बाई स्प्रेडिंग वेरियस डिसीजेस। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े भी हैं जो कि पेड़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके लीव्स को खा जाते हैं, स्प्रेडिंग वेरियस डिसीजेस। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये एक फॉरेस्ट फायर है जिसमें जितने भी ट्रीज़ हैं वो सारे जल गए हैं, और इससे आप देख सकते हो कितना हाई लेवल में CO2, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, धुआं उठता हुआ, इट कंटेन्स ह्यूज एंड ह्यूज वैरायटी, ह्यूज एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ CO2। ठीक है। Large areas have been cleared for agriculture, housing, factories, roads and railway tracks. बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कि पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन अब उनको क्लियर कर दिया गया है ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके, हाउसिंग हो सके, लोग रह सकें, फैक्ट्रीज बन सकें, रोड्स बन सकें, रेलवे ट्रैक्स बन सकें। एज आई सेड बिफोर, पहले एंशियंट टाइम्स में वर्ल्ड में बहुत सारे लश ग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन नीड्स बढ़ती गई, लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू किया और जितने फॉरेस्ट एरियाज थे उन सब जगह में इस तरह के प्रैक्टिसेस करने लगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स अलोंग माउंटेन्स इज अनदर कॉज ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। माउंटेन एरियाज में रोड्स बनाने की कोशिश करते हुए जितने भी फॉरेस्ट को कट डाउन किया जाता है, ये एक अनदर रीज़न है वहाँ पे फॉरेस्ट डिग्रेडेशन होने का। माइनिंग हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द लार्ज स्केल फेलिंग ऑफ ट्रीज। माइनिंग मतलब बड़े बड़े गड्ढे खोदना जहाँ से हमें मिनरल्स मिल सकती है। तो अगर हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को पता चलता है कि किसी ज़मीन में जहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, उसके नीचे मिनरल्स हैं, तो उन ट्रीज़ को काट कर वहाँ से हटा दिया जाता है और वहाँ पे माइनिंग की जाती है ताकि हमें मिनरल्स मिल सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डिफॉरेस्टेशन का। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड रिजर्वॉयर्स, बड़े बड़े डैम्स बनाने के लिए, रिजर्वॉयर्स बनाने के लिए, रिजर्वॉयर्स का मतलब होता है ऐसे प्लेसेस जहाँ पे किसी चीज़ को रिजर्व करके रखा जा सके। रिजर्वॉयर्स बनाने के लिए बहुत बड़े एरियाज़ का ज़रूरत होता है, जिसके लिए ट्रीज़ को काट कर, बड़े बड़े फॉरेस्ट को काट कर वहाँ पे डैम्स और रिजर्वॉयर्स बनाए जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट। नाउ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं फॉरेस्ट के डिप्लेशन के? ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट, रेनफॉल इन द रीजन डिक्रीजेज एंड एरिया में फाइनली बिकम अ डेजर्ट। अगर बहुत ज़्यादा डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट होती है, फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा कमी आती है, डिप्लेशन का मतलब होता है अमाउंट कम होना। रेनफॉल इन द रीजन डिक्रीज, तो वहाँ के जो रीजन में रेनफॉल भी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। पेड़ कम होंगे तो बारिश भी कम होगी। एंड एरिया में फाइनली बिकम अ डेजर्ट, और धीरे धीरे हो सकता है कि वो जगह जंगल से बंजर में कन्वर्ट हो जाए। डिफॉरेस्टेशन में ऑल्सो लीड टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स इन द एरिया। अगर डिफॉरेस्टेशन रहा तो हो सकता है कि उस जगह पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते रहें, क्योंकि ट्रीज़ नहीं हैं तो वाटर अब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाती है। इट डिस्ट्रॉयज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो जानवर और बर्ड्स कहाँ रहेंगे, उनकी नीड्स कौन फुलफिल करेगा? एज यू कैन सी इन द पिक्चर,
हियर इज़ अ डियर हु इज़ लिविंग इन अ फॉरेस्ट, लेकिन ये फॉरेस्ट जितनी डेंस होनी चाहिए उतनी डेंस लग नहीं रही है. इट लीड्स टू टॉप सॉइल इरोजन. पेड़ ना होने की वजह से टॉप सॉइल इरोजन हो सकता है. इट रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी. एज आई सेड कि प्लांट्स के द्वारा ही सॉइल की ह्यूमस, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स इन सबको कंज्यूम किया जाता है. अगर पेड़ नहीं होंगे तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देते हैं. फॉरेस्ट स्पेशली ऑन माउंटेन्स प्रोटेक्शन from floods by trapping and absorbing water and then slowly releasing it. माउंटेन्स वगैरह में क्या होता है, जहाँ पे पेड़ हों वहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाती है फ्लड्स से. क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अपने यूज़ के लिए वहाँ पे जो पानी आ रही होती है उसे ट्रैप कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं. अगर पेड़ ना हो तो बिल्कुल प्रेशर में और फुल स्पीड में अगर पानी नीचे उतरे तो वहाँ पे फ्लड्स आ सकते हैं. Deforestation cause extinction of various species resulting into loss of irreplaceable resources. डिफॉरेस्टेशन की वजह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक्सटिंक्शन हो जा रहा है, वेरियस स्पीसीज़ का एक्सटिंक्शन हो जा रहा है. एक्सटिंक्शन मतलब ख़त्म हो जा रहे हैं या फिर बहुत गिनती के बच जा रहे हैं. रिजल्टिंग इन टू अ लॉस ऑफ इररिप्लेसेबल रिसोर्सेज. कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं और उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. जैसे अभी हम लोग बात करते हैं तो टाइगर्स जो हैं वो एक एक्सटेंट वाइल्ड लाइफ में काउंट होने लगे हैं, बिकॉज उनकी जो काउंटिंग है वो बहुत कम होती जा रही है. तो अगर इसी तरह से डिफॉरेस्टेशन होते रहा, जंगली जानवरों को रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो वो लोग अपना आबादी बढ़ाएंगे कैसे. इसीलिए, और ऑफ कोर्स ये टाइगर्स जो है वो इररिप्लेसेबल है ना. डायनासोर्स चले गए तो क्या उनके जैसा कोई और आ गया? नहीं. उसी तरह अगर टाइगर्स ख़त्म हो जाएंगे तो टाइगर्स के जैसा भी कोई और नहीं आ सकता. तो वो इररिप्लेसेबल है, उनका स्पेस कोई और फिलअप हमारे एनवायरनमेंट में नहीं कर सकता. In the picture you can see how deforestation looks like. यहाँ पे सारे ट्रीज़ को अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली काट दिया गया है. पेड़ों के जो यूज़फुल पार्ट्स थे उनको भी काट दिया गया है. यहाँ पे बारिश नहीं होती है अब. यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती होगी. यहाँ के जो सॉइल हैं वो अपना फर्टिलिटी हो चुके हैं. बहुत ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अ पिक्चर विच क्लियरली डिपेक्ट्स डिफॉरेस्टेशन और उसके इफेक्ट्स किस तरह के हो सकते हैं. It also brings about regional and global climate changes which become warmer because of lack of humidity. इसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ज़्यादा रीजनेबल या फिर ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस भी हो सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होगी और उसमें ह्यूमिडिटी की बहुत ज़्यादा कमी होगी. इट डिप्राइव ह्यूमन बींग्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज एंड एनिमल्स. लोगों को, ह्यूमन बींग्स को जो बेनिफिट्स अभी मिलते हैं ट्रीज से और एनिमल से वो शायद डिप्राइव कर जाएं, कम हो जाएं. इट थ्रेटन्स ट्राइबल पीपल हु सर्वाइवल मेनली डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट. कई ऐसे लोग हैं ट्राइबल्स पीपल जो कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं, जिनका घर है फॉरेस्ट, वो झिंगा लाला हु टाइप वाले लोग. तो उनके लिए भी उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा बिकॉज वो टोटली फॉरेस्ट पे ही उनका लाइफ डिपेंडेंट होता है. दिस पिक्चर ऑल्सो शोज़ द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन या फिर फॉरेस्ट फायर. क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये बैरन लैंड दिख रहा है आपको, ये पूरा फॉरेस्ट हुआ करता था. यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से इस तरह का अभी पिक्चर हमें दिख रहा है. अगर डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ होता, फॉरेस्ट फायर नहीं होता, तो हमें यहाँ पूरा ग्रीनरी दिखता. इतना लार्ज एरिया में पूरा ग्रीनरी होता और हम लोग उस प्लांट से कितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर सकते थे. वहाँ पे कितने सारे एनिमल्स के लिए और इंसेक्ट्स के लिए और बैक्टीरियाज के लिए वो घर बन सकता था. नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कैसे इनको कंजर्व किया जाए, कैसे इन्हें बचा के रखा जाए. मैन कैन प्ले एन एक्टिव रोल फॉर द रिप्लेनिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट. फिर से फॉरेस्ट को जान देने के लिए मैन बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, जैसे कि सिल्वीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोग्राम्स स्टार्टेड टू रिप्लेनिश फॉरेस्ट. सम ऑफ द बेनिफिट्स अचीव थ्रू दिस प्रोग्राम आर.
सिल्वी कल्चर एक ऐसा एक्टिविटी था, एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जो कि फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया. इसके कुछ ऐसे अचीवमेंट्स थे जैसे कि इट हैज़ हेल्प इन प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट बाय ब्रिंगिंग मोर एंड मोर एरिया अंडर फॉरेस्ट. सिल्वी कल्चर के अकॉर्डिंग वर्क करने के बाद हमें बहुत सारे ऐसे एरियाज़ मिले जहाँ पे हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाए और बहुत सारे मोर एंड मोर एरियाज़ और जो थे वो कि फॉरेस्ट के अंदर आने लगे. इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़. और अब ऐसा हो रहा है कि जो प्लांट्स हमने लगाए थे वो हमारे लिए ही रॉ मटेरियल बन रहे हैं, ताकि दूसरे इंडस्ट्रीज़ में जैसे पेपर इंडस्ट्री और मैचस्टिक इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल का काम कर पा रहे हैं. Second is afforestation should be there in the areas which are unfit for agriculture along highways and rivers. कुछ ऐसे एरियाज हैं. एक फॉरेस्ट क्या होते हैं ना, फॉरेस्ट अपने आप ट्रीज लगते हैं, अपने आप वहाँ पे पॉलिनेशन होती है, अपने आप वहाँ पे वाटरिंग होती है. आपने कभी नहीं देखा होगा कि लोग ट्रक पानी लेके जा रहे हैं या गैलन्स में पानी लेके जा रहे हैं फॉरेस्ट में प्लांटिंग जो है उसके वाटरिंग करने के लिए. ये पॉसिबल नहीं है. तो जो फॉरेस्ट होते हैं ना, जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, वो अपना सारा काम, अपना सारा ख्याल वो खुद रख लेते हैं. आपको उनका टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता. लेकिन अफॉरेस्टेशन में ऐसे जगह को फॉरेस्ट लगाया जा रहा है, ऐसे जगह पे पेड़ लगाए जा रहे हैं जो कि अनफिट फॉर एग्रीकल्चर हैं. लाइक वहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, जो कि हाईवेज और रिवर्स के किनारे वाले पार्ट हैं. वहाँ पे जाके लोग इस तरह से, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, कुछ ट्रीज़ ऑलरेडी हैं, जाके और ट्रीज़ लगा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, वाटरिंग कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो सकें. Awareness program should be there. A special program of tree plantation called Van Mahotsav is held every year in our country. It should be made more popular. अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. लोगों को इस बात से जागरूक किया जा रहा है कि आपको पेड़ वेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाना है. आप अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे किसी भी चीफ मिनिस्टर इस तरह के लोगों के अगर लेक्चर सुनते हो, भाषण सुनते हो, इवन अभी रिसेंटली 15 अगस्त वाले और 16 जनवरी वाले आप जितने भी इस तरह के प्रोग्राम्स देखोगे, उन सब में एक मेजर कंसर्न जो रहता है वो प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज़ और सेविंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ज़रूर ही रहता है. इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं. स्कूल में ट्राई किया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है प्लांटेशन वगैरह, और इस तरह की चीज़ें लोगों के दिमाग में डाली जा रही है कि इफ़ यू वांट टू हैव अ हेल्दी एंड गुड लाइफ यू शुड प्लांट अ ट्री एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम. Awareness program should be there. A special program of tree plantation called वन महोत्सव. एक स्पेशल प्लांटेशन प्रोग्राम है जिसका नाम है वन महोत्सव. हर साल होता है हमारे कंट्री में. इट शुड बी मोर पॉपुलर. उसे बहुत और पॉपुलर करने की ज़रूरत है. लाइक इन माई स्कूल डेज व्हेन आई यूज्ड टू बी इन द स्कूल, मेरे टीचर्स हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाया करते थे. वन महोत्सव के टाइम पे हम लोग जाते थे अपने आसपास के लोकेलिटी में जहाँ पे ट्रीज़ कम है, जहाँ पे गार्डन्स वगैरह है, वहाँ पे हम लोग जाकर इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स प्लांट करते थे एंड देन उसमें वाटरिंग करते थे और ये टेक केयर करते थे कि हम लोग जब नेक्स्ट ईयर जाएँ तो वो प्लांट वहाँ पे रहे. राइट. तो इस तरह की चीज़ें बच्चों में इम्प्लीमेंट करना अभी से बहुत ज़रूरी है. Pests and diseases can be controlled by using pesticides, fumigation and biological control method. पेस्ट और डिसीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है पेस्टिसाइड, फ्यूमिगेशन एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड से. कोशिश करें कि जो पेड़ लगे हुए हैं उनमें कीड़े ना लगें, टर्माइट्स ना लगें. गेजिंग बाय कैटल शुड बी डिस्करेज्ड. इस तरह से जो खुले जगह पे मैदानों में इस तरह से एनिमल्स को इन ह्यूज क्वांटिटी छोड़ दिया जाता है और वो लोग दिन भर वहाँ पे खाते पीते हैं और वापस घर को आ जाते हैं. लेकिन इन जगहों पे जो हाँ खा लेते हैं वहाँ पे वापस से प्लांट आने में बहुत टाइम लगता है. इसीलिए ग्रेजिंग बाय कैटल शुड बी डिस्करेज्ड. इस चीज़ को रोकना चाहिए.
फॉरेस्ट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फायर, जंगल में आग ना लगे इस बात का ख्याल रखना चाहिए. लेटेस्ट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी यूज टू एक्सटिंग्विश एक्सीडेंटल फॉरेस्ट फायर. और अगर बाई चांस कहीं पे आग लग भी जाए तो जो लेटेस्ट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि फायर एक्सटिंग्विशिंग जो है जो फायर लगी है जंगल में उससे कम नुकसान हो और वो तुरंत से तुरंत ख़त्म कर दिया जाए. इकोनोमाइज द यूज़ ऑफ टिम्बर, फ्यूल, वुड एंड एक्सेट्रा. जिस तरह की प्लांट्स जो हर चीज़ में काम आती है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस तरह के प्लांट्स को, उस तरह के ट्रीज़ को इकोनोमाइज करना चाहिए. लाइक इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्लांटेशन करें एंड लेस यूज़ करें. वी मस्ट फाइंड आउट ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फ्यूल. जिस तरह की चीज़ें हम लोग करते हैं ट्रीज़ के हेल्प से, हमें उसका ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ट्रीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम लोग सोलर एनर्जी से या फिर विंड एनर्जी से ऑल्टरनेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं.